हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एयर स्टडी IQ में आपका स्वागत है। हम लोग आज हिंदी वर्णमाला का टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, पहले हम लोग जो पहला हमने टॉपिक जो सिलेबस बताया, सिलेबस में अपठित अनुच्छेद हमने पहले टॉपिक पर रखा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें एक मतलब आप मतलब आ मतलब ना। ठीक है, आ का मतलब होता है ना, मतलब ना पढ़ा हुआ एक गद्यांश या पद्यांश दिया रहता है, उस पर क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिंपल से उसमें देखकर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक इसका है हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हम लोग हिंदी वर्णमाला में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे कायदे से। तो हिंदी वर्णमाला में वैसे वर्णों की संख्या, जो हिंदी में वर्णों की संख्या है वो 45 है। हिंदी में वर्णों की संख्या है वो 45 है। ठीक है, इसके बाद में जैसे अब इसमें हम लोग इसे शुरुआत किया था स्वर और व्यंजन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी वर्णों में इसकी संख्या कितनी है, 45 है। अगर हम एक संस्कृत वर्ण की बात करें, उसमें एक संस्कृत का वर्ण मिला हुआ है, उसमें है ऋषिये। ठीक है, तो उसको मिलाकर संख्या हो जाती है 46। कितनी आती है, 46, 46। तो यहाँ से ये देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में एक मतलब संख्या हो गई 46। ठीक है, इसके बाद में हिंदी में जैसे और ध्वनियाँ हैं जो हम लोग जैसे हिंदी में देखते हैं, जैसे आ, अड़ा, अड़ा। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी में एक और आता है आ मिलाकर। ठीक है, तो इसमें जैसे इनको मिलाकर जैसे जैसे ये इससे ये आ जो है ना, ये आ से भिन्न है। ये आ जो है ना, ये आ से भिन्न है। कैसे, जैसे अड़ा अड़ा से भिन्न है। ठीक है, आ अंग आ से इससे भिन्न है, अड़ा अड़ा से भिन्न है। तो यहाँ देखिए, ऐसे ही आ जो है ना वो आ से भिन्न है। जो आ है वो आ से भिन्न है, ये इसका अलग है डिफरेंस। ठीक है, तो इन चार वर्णों को मिलाकर, ये चार हैं, ठीक है, इनको मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। ठीक है, 50 हो जाती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 50 हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करें स्वर की। तो देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर देखिए लिखे हुए हैं। स्वर ये आपके पास आ ई उ पड़ाऊ। ठीक है, ऋषि ए ओ औ। ठीक है, ये स्वर हैं। इसके बाद स्वर के बाद अनुस्वार आता है, अनुस्वार में अंग आता है। ठीक है, विसर्ग में आ आता है। ठीक है, तो ये विसर्ग हो गए। अब हम लोग बात करें स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा क्या होगी, जिसके उच्चारण में मतलब जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर से आवाज गस से निकले। ठीक है, आवाज जो आवाज से निकलती है, मतलब मुख विवर से आवाज गस से निकले। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्वर बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके बाद में स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, देखिए, मूल स्वर, संधि स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है, ये तीन टाइप्स के स्वर हैं। ठीक है, तो स्वर में तो मूल स्वर क्या होते हैं, जो मूल स्वर वे होते हैं, मूल स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में हमें कम से कम समय लगे। जैसे जैसे हम लोग बात करें आ, तो आ है ना, इसमें हमें बहुत कम समय लग रहा है, धीरे से बोलने में समय लग रहा है, बहुत आराम से हम लोग इसको बोल रहे हैं। जैसे मूल स्वर है, तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा, हमें इन शब्दों को मतलब इसमें बोलने में हमें कम से कम समय लगे। जैसे आ हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, आ हो गया। ठीक है, ई। ठीक है, बहुत आराम से बोल रहे हैं इनको। उ। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये मूल स्वर हैं। ठीक है, इनको मूल स्वर बोलेंगे। इनको ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं, ह्रस्व भी बोलते हैं, ह्रस्व। ठीक है, ह्रस्व स्वर भी इनको बोलते हैं। और इसमें ऋषि भी आता है, ऋषि। ठीक है, इसको बोलने में कम समय लगता है, तो ये भी मूल स्वर के अंदर आता है। इसके बाद में हम लोग बात करें संधि स्वर की। अब देखिए, संधि स्वर के भी दो पार्ट हैं। कौन कौन से, एक दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जो है, तो इसमें क्या है, इसमें दीर्घ स्वर में क्या है, ये एक ही स्थान से बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, एक ही स्थान से बोले जाने वाले जो स्वर हैं उनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे जैसे आ और आ,
आ और आ मिलकर, सॉरी, आ और आ मिलकर ये बड़ा आ हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है। जैसे ई और ई मिलकर बड़ी ई, ठीक है, ई हो जाती है। ऐसे ही उ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हैं। कौन से स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग संयुक्त स्वर की। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर। जो संयुक्त स्वर हैं वो क्या है, विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अब संयुक्त स्वर में क्या है, संयुक्त स्वर में जैसे आ और ई, आ और ई मिलकर ए हो जाता है। आ और ई मिलकर ए हो जाता है। ठीक है, ऐसे आ और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में आ और ए मिलकर ए हो जाता है। और आ ओ मिलकर औ हो जाता है। ठीक है, तो यहां से देखिए ये कौन से हो गए, ये संयुक्त स्वर हो गए। आ और ई मिलकर ए हो जाता है, आ ऊ मिलकर ओ हो जाता है, आ ए मिलकर ए हो जाता है, आ ओ मिलकर औ हो जाता है। ठीक है, तो कौन से ये स्वर हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। इनको क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर। ये विभिन्न मतलब दूर अलग अलग स्थानों से बोले जाने वाले हैं, ये विभिन्न स्थानों से बोलने वाले। इसके बाद आता है लुप्त स्वर। इसके बाद बात करें लुप्त स्वर की। तो इसमें क्या है, जिनके उच्चारण में स्वर क्या हो, दीर्घ स्वर मतलब क्या हो, अधिक समय लगता हो, मतलब स्वर से दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो, उनको क्या बोलते हैं, लुप्त स्वर। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, तो आ अप यूज करते हैं, अपी। ठीक है, जैसे लिखा जाता है, जैसे इनका प्रयोग जैसे किसी नाटक उसमें किया जाता है, जैसे लिखा है नाटक या संवाद में। ठीक है, किसी को पुकारने में, ठीक है, तो वहां यूज करते हैं, जैसे रा म। ठीक है, तो जब नाटक में जैसे बोला जाता है राम, ठीक है, तो उसी टाइप का यहाँ पर एक अप जो है ना, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लुप्त स्वर में क्या है, ये इसके अंदर उपस्थित है, लेकिन बोलने पर इसको नजर नहीं आ रहा, तो लिखने में ये समझ में आएगा कि ये एक शब्द है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो लुप्त स्वर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्वरों का उच्चारण की बात करें, स्वरों का उच्चारण, तो स्वरों को देखिए उच्चारण करने के लिए, उच्चारण क्या है, इनको 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। स्वरों को जो उच्चारण करने के लिए इनको 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्ण विभाजित करेंगे, एक है आपका अग्रस्वर, नंबर 2 है पश्चस्वर, मध्य स्वर। इसके बाद में नंबर 3 है पश्च स्वर। ठीक है, ये 3 स्वर हैं। तो स्वरों के जो उच्चारण है वो 3 स्वर हैं। जैसे कौन कौन से स्वर, जो मतलब इसका मतलब जो अग्र स्वर होगा, अग्र स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, जिनके स्वरों के उच्चारण में अग्रभाग ऊपर उठता हो। ठीक है, मतलब जैसे अग्र स्वर जो है ना, जिसके उच्चारण में अग्र भाग ऊपर उठता हो। ठीक है, बोलने पर अग्रभाग ऊपर उठता हो। जैसे ई, जब ई बोलेंगे, ई, तो आगे वाला जो स्वर जो आगे, ठीक है, जीवा जो है ना आगे वाले पे उस उठती नजर आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, अग्र स्वर हो जाएगा। ठीक है, जो जीवा है जो ना ई बोलेंगे तब ये जो आगे अग्र हिस्सा उठेगा। ठीक है, जैसे ऊ, ई, बड़ी की बात करें, ई और ई, इसके बाद में
ए और ए, ठीक है। तो जीवा कहाँ उठ रही है? आगे वाले हिस्से पर। जीवा कहाँ उठ रही है? आगे वाले हिस्से पर। तो इसको क्या बोलेंगे? अग्रस्वर बोलेंगे, ठीक है। मतलब जिनके उच्चारण में अग्र, जीवा का अग्र भाग ऊपर उठे, ठीक है, तो उनका बोलेंगे अग्रस्वर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर की क्या है? जीवा समान अवस्था में रहती है। जीवा समान अवस्था में रहती है। जैसे एग्जाम्पल इसका बोलें, जैसे हम लोग एग्जाम्पल यूज करें तो जैसे बोले आ, हम लोग आ बोल के देखें आ, तो देखिए जीवा जो है ना तो आगे वाला हिस्सा उठ रहा है और ना पीछे वाला उठ रहा है। जीवा कैसी? समान अवस्था में। आ, देखिए बोल के देख लीजिए आ, तो जीवा जो है ना बिल्कुल समान अवस्था में है, ना पश्च भाग उठ रहा है ना अग्र भाग उठ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे हम लोग बात करें पश्च स्वर की, तो इसमें क्या है? जीवा का कैसे, कौन सा भाग उठेगा? जीवा का पश्च भाग, ठीक है। जीवा का पश्च भाग जो होगा ना ऊपर उठेगा, ठीक है, पश्च भाग ऊपर उठेगा। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें, जैसे आ, उ, ओ और औ, ठीक है। तो देखिए यहां पर बोल के देख लीजिए, जैसे पश्च भाग कैसे उठेगा? आ, तो जो जीवा का पिछला हिस्सा है, पश्च भाग है, वो देखिए उठता हुआ नजर आ रहा। आ, उ, ठीक है, ओ, आओ, ठीक है। ये जीवा के ये पश्च भाग हैं, जिनके उच्चारण में पश्च भाग ऊपर ऊपर उठे तो क्या उसको बोलेंगे? पश्च स्वर बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखें और इसके बाद में इसके अतिरिक्त में और आते हैं, इसके अतिरिक्त में अंग, जैसे है अंग, ठीक है। इसके बाद में अंग और आहा, तो यहां पर देखिए ये मिलकर और ये मिलकर और ये, ठीक है। तो यहां से ये तीन मात्राएं मिलकर ये तो देखिए, ये तो ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ना ही स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, ठीक है। तो ये हमेशा देखिए स्वर के बाद लिखे आते हैं और व्यंजन से पहले लिखे आते हैं, ठीक है। स्वर के बाद और व्यंजन के पहले लिखे आते हैं। तो ये आपकी हिंदी वर्णमाला होगी। तो देखिए इनको बोला जाता है अयोग वाह, अयोग वाह बोला जाता है इनको, ठीक है। आचार्य किशोरी दास बाजपेयी ने इन्होंने बताया था, आचार्य किशोरी दास बाजपेयी ने इन्होंने बताया था, इनको क्या बोलेंगे? अयोग वाह बोलेंगे, ठीक है, अयोग वाह, ठीक है दोस्तों। तो ये हिंदी वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने आपको स्वर के बारे में डिस्कस करा दिया। जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, समझेंगे। और इस पे अगले जो इस पे क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग धीरे धीरे कराएंगे, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को एयर स्टडी आई को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।